हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, तैयारी कर रहे होंगे अपकमिंग एग्ज़ाम्स की। अब अपकमिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है, वो है इफ़को। इफ़को की वैकेंसी आई है कुछ दिन पहले। और इफ़को की वैकेंसी के काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। प्रोज एंड कॉन्स नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्किंग, बट इन टर्म्स ऑफ हु कैन अप्लाई, इन टर्म्स ऑफ एग्ज़ाम, इन टर्म्स ऑफ चीटिंग, जो भी चीज़ें हैं अंदर वाली बातें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। देखो, सबसे पहले तो इफ़को की वैकेंसी जो भी आती है, नंबर इफ़को वाले कभी रिवील नहीं करते। ठीक है, हमें लगता है 30 40 50 वैकेंसी होगी मिनिमम। ऐसा नहीं होता। मुझे इंटरव्यू में एक सब्सक्राइबर मिली थी। उन्होंने बताया कि वो इफ़को के इंटरव्यू तक पहुंची थी। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि इफ़को के इंटरव्यू में पहुंच के उन्हें सोर्सेज से पता चला, सोर्सेज यानी कि जो इंटरव्यू में आए हुए थे, जैसे कुछ लोग बोल रहे थे कि देयर वाज ओनली वन वैकेंसी, और वो भी मेल की। और आप ये सोचिए कि उस एक वैकेंसी जो उन्होंने रिवील नहीं करी, तो लोगों ने सोचा होगा 30 40 20 25 जितनी भी वैकेंसीज होंगी, और कितने लोगों ने फॉर्म भरा। और उस चक्कर में लड़कियों के पैसे तो टोटली वेस्ट गए, क्योंकि पता है जब मेल की वैकेंसी है तो फीमेल को वैसे भी नहीं रखने वाले। तो इसलिए ये लोग जो करते हैं ना, अपनी वैकेंसी कभी भी रिवील नहीं करते हैं। लेकिन ठीक है, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती। अगर एक भी वैकेंसी हुई तो आपके चांसेस हैं। हालांकि ये अलग बात है कि वो मेल या फीमेल किसी स्पेसिफिक ना हो। ओके, तो इससे अगली बात ये है कि इफ़को वालों की ना हमेशा से एज लिमिट होती है। इनकी एज लिमिट हमेशा से शायद 25 साल होती थी। 25 26 साल के बाद वाले बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अब आप बहुत खुश होंगे, आप बोलेंगे कि मैम इन्होंने तो एज लिमिट बढ़ा दी है। जी हाँ, इस साल इन्होंने एज लिमिट अपनी 30 ईयर्स कर दी है। लेकिन इनके क्वालिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने 2022 या 2022 के बाद ग्रेजुएशन की है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, और तभी आप एलिजिबल हैं, वरना नहीं। तो कहते हैं ना कि कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, बात तो वही है। क्योंकि जो 30 साल वाले होंगे, 29 साल वाले होंगे, फॉर दैट मैटर, मैं 27 साल की हूँ, तो मैंने ग्रेजुएशन 2020 में करी थी। 27 की मैं अभी तक हुई भी नहीं हूँ। ठीक है, आज 27 में होने में मुझे 4 5 महीने हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो घुमा फिरा के एक ही बात हो गई। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कोई 30 साल का है और उसने ग्रेजुएशन लेट की है या बीएससी एग्रीकल्चर उसने लेट की है, तो ही और शी कैन अप्लाई। ओके, तो ये बात हो गई हमारे फॉर्म की। तो अब आधे लोग तो वैसे ही स्क्रीन आउट हो गए, इंक्लूडिंग मी। मैं इफ़को का नहीं भर सकती, बट मैंने पहले जब मैं एलिजिबल थी तो मैंने इफ़को का 2 बार, 2 या 3 बार, शायद मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया है। एक बार मेंस भी, 2 बार मैंने प्रीलिम्स दिया था, और एक बार मैंने मेंस दिया है। मैं इंटरव्यू तक कभी नहीं गई इफ़को के, झूठ क्यों बोलना। वो ऐसे होता था कि जो इफ़को का प्रीलिम्स आता था वो क्लियर हो जाता था। जो इफ़को का मेंस आता था वो एएफओ के प्रीलिम्स के हफ्ता 10 दिन आगे पीछे आता था। हफ्ता 10 दिन नहीं, कई बार तो 3 4 दिन का डिफरेंस होता था। तो फिर हम प्री की तैयारी कर रहे होते थे, हम मेंस की तैयारी कर नहीं पाते थे, और इफ़को में मेंस लेवल का पूछते थे, एग्रीकल्चर का पूछते थे, तो उस चक्कर में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता था मेंस में। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। इसके अलावा क्या हुआ है कि इंटरव्यू के लिए भाई मेरे को कभी नहीं बुलाया गया। मैं मेंस में, इफ़को की एक और बात बताती हूँ, मैं मेंस में गई थी। और जब मैं मेंस में गई उस टाइम मेरे को याद है 13 जून का दिन था, मेरा मेंस हुआ था। 1 बजे वाली शिफ्ट थी, बहुत धूप थी। मैं जब वहाँ जाती हूँ, वहाँ जाके ना मतलब मेरे को मेरे फ्रेंड्स भी मिले थे। शायद आप, अगर आप पिछला व्लॉग देखोगे ना, आपको वो वाला व्लॉग मिल जाएगा। मुझे मेरे फ्रेंड्स भी दिखे थे जो मेरे साथ जॉब में काम करते थे। और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको रोल नंबर वगैरह अलॉट किए गए हैं, सिस्टम अलॉट ही नहीं होते। जहाँ मर्जी जिस मर्जी सिस्टम पे आप बैठ जाओ। और ये चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, क्योंकि देखो मैं अकेली आई हूँ, मैं जिस मर्जी सिस्टम पे बैठ जाऊँ, मेरा तो एग्ज़ाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जो लोग ग्रुप्स बना के आए हैं, ग्रुप्स बना के यानी कि जो लोग, जिन्होंने, दोस्तों ने एक साथ फॉर्म भरे हैं, 2 3 लोग एक साथ शॉर्टलिस्ट हुए हैं, 2 3 लोग एक दूसरे को जानते हैं, या वहाँ जाके जान पहचान हो जाती है, सेम कॉलेज के मिल जाते हैं, तो वो क्या कर रहे थे ना, वो 2 3 लोग एक साथ ही बैठ रहे थे। और ऑब्वियसली जब वो लोग एक साथ बैठ रहे होंगे तो वो एक साथ ऑब्वियसली पूछेंगे भी एक दूसरे से। तो ये चीज़ का थोड़ा सा मुझे झोल लगा, जैसे एनएससी करता है वैसा मुझे लगा। लेकिन ठीक है, इफ़को की अगर आप जॉब देखोगे तो जॉब अच्छी है इफ़को की, ये मैंने चीज़ें सुनी हैं। ठीक है, एएफओ और इफ़को की जॉब में से कई बार लोग इफ़को की जॉब को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इफ़को की जॉब
में प्रोबेशन पीरियड होता है, बट उसके बाद जो प्रेशर वगैरह के एंड से जो है लोग इफ़को को प्रेफर करते हैं, क्योंकि एएफओ बैंक की जॉब है, प्रेशर उसमें रहता ही है। ठीक है, तो आप इफ़को के लिए अगर एलिजिबल हैं आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि इफ़को अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, इसका प्रीलिम्स ईजी होता है और आप क्रैक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अब तो और भी कोई एग्ज़ाम नहीं आगे पीछे, तो आप इफ़को की होल हार्टेडली तैयारी कर सकते हैं, आपका किसी एग्ज़ाम के साथ क्लैश भी नहीं होगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पहले इसका हमेशा एएफओ के साथ क्लैश होता था और वो चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो जाती थी। अब एक चीज़ और बतानी थी, इफ़को में, हाँ, चीटिंग की बात कर रहे थे हम। इफ़को का प्रीलिम्स आपको पता ही है, इफ़को के प्रीलिम्स में 45 मिनट्स का टाइम होता है, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये फ़ोन पे लिया जाता है। आप घर से इफ़को का प्रीलिम्स दे सकते हो, खर्चा बचता है जाने आने का। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अच्छा घर से दे सकते हैं, 45 मिनट में 150 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चीटिंग करो जैसे मर्जी दो, है ना, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत टैक्टिकल एग्जाम होता है। वो क्यों? क्योंकि आपको 45 मिनट्स में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ रहे हैं, है ना। तो पर मिनट आपके, आप देख लीजिए कि पर मिनट आपके मेरे ख्याल 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आप 1 मिनट में 3-4 क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको आते हैं वो। आप क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 सेकंड का टाइम मिलता है ये सोचने के लिए कि आंसर क्या है, और आपको आंसर टिक करना होता है और आगे बढ़ना होता है। चीटिंग वाली बात है ही नहीं, क्योंकि अगर आप अपने साथ भी किसी को बिठा लोगे ना, तो भी आपका उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाएंगे। अगर उसने चीटिंग करके क्वेश्चन बता दिया, आपके आधे क्वेश्चन वैसे ही रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। ठीक है, ये बात हो गई। इसके अलावा ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी लेवल के होते हैं। एक मोड इसमें, एक ट्विस्ट एक इसमें ये होता है इसको में, कि आप क्वेश्चंस को फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन नंबर 2 पे चले गए। अब 2 पे जाने के बाद आप पे प्रीवियस का कोई ऑप्शन नहीं है और प्रीवियस क्वेश्चन देखने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे जाते जाओ 150 क्वेश्चन तक आप अटेम्प्ट करते जाओ, पीछे आप नहीं देख सकते। और आपको अगर बाद में कई बार होता है ना, हम एकदम से जल्दीबाजी में गलत फैसला ले लेते हैं, बाद में हमें लगता है कि नहीं यार उस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना था, ये होना था। तो वो वैसी सिली मिस्टेक्स भी 3-4 हो जाती हैं एग्जाम में, क्योंकि पीछे नहीं हम क्वेश्चन में जाके ऑप्शन चेंज कर सकते। तो वो सबसे होता है, इसमें डरने की बात नहीं है। अब आ जाता है कि हमने प्री का एग्जाम दे लिया। प्री का एग्जाम चीटिंग के भरोसे मत रहना। चीटिंग के भरोसे रहोगे तो जितना आपको आता भी होगा ना, वो भी आपका जाएगा। आप बड़ी मुश्किल से चीटिंग के भरोसे रहोगे तो आप 45 मिनट में आप 60 क्वेश्चन कर लोगे, 70 कर लोगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर पाओगे और वहाँ पे आप कहीं ना कहीं जाओगे। एग्ज़ाम इजी होता है, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के, इंग्लिश के 5-5, ज़्यादातर एग्रीकल्चर के आते हैं। तो ये ना 5 या 10 क्वेश्चन जो भी आते हैं अलग अलग डिसिप्लिन से, और ये ईजी लेवल के होते हैं, आप इजीली कर सकते हो। अब जैसे बोल देते हैं कि सॉइल प्रोफाइल में जो अलग अलग लेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, होराइजॉन्स बोलते हैं। ये लेजिट इफ़को में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे इस तरह के इजी क्वेश्चन आते हैं। सैंडी और क्लेई सॉइल के बीच में एक मिक्सचर होता है, उसको क्या बोलते हैं, लोमी सॉइल बोलते हैं। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन है, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाता है। ठीक है, अब आ जाता है मेंस। मेंस आपका सेंटर में कंडक्ट करवाया जाता है, आपको बाकायदा मैसेज आएगा, मेल आएगी, ठीक है, और सेंटर में जाके मेंस होता है। मेंस में पहले मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चन आते थे फॉर 60 मिनट्स, लेकिन अब मेंस में क्वेश्चंस को कम कर दिया गया है। क्वेश्चंस का नंबर 100 कर दिया गया है। 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। तो मतलब कि पर मिनट आपके 2 क्वेश्चंस भी नहीं बैठे, उनसे कम बैठे, तो आपको अब रिवाइज करने का टाइम मिल जाया करेगा, पहले नहीं मिल पाता था। ओके, जब मैंने दिया था, मैं पिछली बार नहीं दे पाई थी क्योंकि पिछली बार भी मैं एलिजिबल नहीं थी, उससे पिछले साल मैं एलिजिबल थी, तब 150 क्वेश्चन वाला ही होता था। तो ऐसे बहुत जल्दीबाजी में तो नहीं, लेकिन हाँ ईजिली जल्दी करना पड़ता था। अब आपको कहीं ना कहीं उसमें टाइम मिल जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। और उसमें कहीं ना कहीं इफ़को में, मेंस में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एएफओ लेवल तो, मैं एएफओ को तो लेवल क्या ही बोलूँ, क्योंकि वो तो उसका कोई लेवल नहीं है, वो कभी भी हार्ड क्वेश्चन डाल सकता है, ईजी डाल सकता है। बट इफ़को में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि और कोई भी कह सकते हैं ना, और कोई भी एग्जाम आसपास फटक नहीं रहा है एग्रीकल्चर का, तो आप होल हार्टेडली इफ़को की प्रिपरेशन कर सकते हो। और स्पेशली जो बच्चे एलिजिबल हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आधे बच्चे देखो एलिजिबिलिटी से ही स्क्रीन हो जाते हैं, वही कुछ एक % बच्चे रहते हैं, 50% 40% बच्चे रहते हैं
जो एलिजिबल होते हैं उसमें भी आधे बच्चे प्री में स्क्रीन हो जाते हैं। तो अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, आप इफ़को क्रैक कर सकते हो। इफ़को की सैलरी भी अच्छी है, इफ़को की वर्क प्रोफाइल भी अच्छी है। इफ़को का जो वर्क होता है ना, वो फील्ड वर्क भी होता है लड़कों के लिए। लेकिन मैंने ना मल्टीपल इंटरव्यूज़ देखे हैं पहले, तो इफ़को में जब लड़कियाँ रिक्रूट होती हैं, तो अगर उनका फील्ड वर्क भी हो तो स्टाफ कोऑपरेटिव रहता है, तो लड़कियों को फील्ड वर्क देना कम प्रेफर करते हैं। तो वो किसी लड़के से वो फील्ड वर्क ले लेते हैं, लड़कियों को मतलब कि बार्टर में ऑफिस वर्क, टेबल वर्क दे देते हैं। अगर फील्ड वर्क होगा भी, अगर आपका स्टाफ कोऑपरेटिव नहीं भी होगा, तो इतना ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं होता है। और फील्ड वर्क तो आपको पता है एएफओ में भी होता ही है। और प्रोबेशन पीरियड रहता है इसका, उसमें आपकी सैलरी थोड़ी कम रहेगी। उसके बाद आपकी क्या कहते हैं 65,000 सैलरी तक बन जाती है स्टार्टिंग। ये मैंने अलग अलग वीडियोज़ में सुना है। तो अच्छा काम है, और मुझे लगता है टेंशन फ्री तो देखो कोई काम नहीं होता, लेकिन हाँ एज़ कम्पेयर टू बैंक्स तो जिसमें प्रेशर होता है उतना प्रेशर नहीं रहता है। आप आराम से इफ़को का भरिए, इफ़को की होल हार्टेडली तैयारी कीजिए और इफ़को का क्रैक कीजिए अगर आप एलिजिबल हैं तो। अब मेरे जैसे और बच्चे जो नहीं एलिजिबल है वो क्या करें? देखो टेंशन लेने की बात नहीं है, एलिजिबल नहीं है आजकल बड़े ये चीज़ें आ रही हैं। नया एक पोस्ट आई है क्रेडिट ऑफिसर के नाम से, उसकी पहले सीबीआई में भी रिक्रूटमेंट अभी आई थी, अभी भी आई है। देखो मैंने इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं किया है, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा है, अच्छा मौका है। कुछ लोग कह रहे हैं पैसा वेस्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं देखो पैसे दे के भी हमें बैंक में ही जाना, प्रेशर वाली जॉब करनी है। तो वो चीज़ें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। वो वीडियोस देख के मुझे इधर उधर से रिसर्च करके देखना पड़ेगा कैसा रहता है, और उसके बाद फिर मैं आपको बता पाऊँगी कि क्रेडिट ऑफिसर की वैकेंसी क्या वर्थ फिलिंग है या नहीं है, इस पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं चाहिए। वो चीज़ें मैं आपको जल्द बताऊँगी। आप ये बताएं कि एफ़ओ के रिज़ल्ट के इंतज़ार में दिन कैसे जा रहे हैं, और ये भी बताएं कि इफ़को का फॉर्म आप भरने वाले हैं या नहीं। इसके अलावा रही नाबार्ड की तैयारी। नाबार्ड की तैयारी इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट नाबार्ड की तैयारी, क्योंकि मार्च ऑलरेडी हो गया है। मार्च के बाद से जितने भी करंट अफेयर हमारे होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक एग्ज़ाम हो जाता है। तो ये 5 महीने के करंट अफेयर, 5-6 महीने के करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए किसी भी एग्ज़ाम में पिछले 3 महीने के होते हैं, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उससे पिछले 3 महीने के होते हैं, और उससे भी ज़्यादा मतलब उससे भी थोड़े से कम इंपॉर्टेंट पिछले 3 महीने के होते हैं। तो लोग 9 महीने के लेके चलते हैं, लेकिन जो लास्ट के 9 महीने में जो लास्ट के 3 महीने के होते हैं वो बहुत कम पूछे जाते हैं। तो 6 महीने के, 5 महीने के, 4 महीने के ये बेस्ट होते हैं। और अगर आप अभी से तैयारी शुरू करने लगेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि हम लोगों को तभी मिलेगी मोटिवेशन जब कहते हैं ना कि वहाँ पे आ जाएगा, लिख के आ जाएगा 1 अप्रैल को कि सॉरी आप एएफओ सेलेक्ट नहीं हो, तब हमें लगेगा यार अब क्या करें, अब नाबार्ड की तैयारी शुरू करते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है, अभी से करंट अफेयर्स के टच में रहो। मैं आपको हालांकि ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं खुद नहीं रह पाती, लेकिन हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि करंट अफेयर्स के टच में रहो। करंट अफेयर्स में टच रहने का एक और फ़ायदा होता है, जब आप किसी से बात करते हो ना, यू साउंड वेरी नॉलेजेबल, कि यू हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन, दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये भी फ़ायदा है, इसी चीज़ के लिए रह लो यार करंट अफेयर से टच में, है ना। तो ये थी आज की बातें। इसके अलावा बहुत सी ओवर थिंकिंग चल रही है दिमाग में रिज़ल्ट को लेके। दिन कैसे कट रहे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि दिन गिन गिन के कट रहे हैं। आज 4 तारीख है, ऐसे लग रहा है हाँ किसी दिन 15 तारीख हो जाएगी, किसी दिन 20 तारीख हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं ओवर थिंकिंग हो रही है, नंबर कम आ गए, कट ऑफ हाई चली गई। तो वो उस पर मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगी पूरी ओवर थिंकिंग पे, कि क्या क्या ओवर थिंकिंग हो रही है। आप लोग भी शेयर करना कि आपके साथ क्या क्या हो रहा है, कैसे दिन कट रहे हैं, आपको क्या लगता है आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, या आप हार मान के बैठ चुके हैं। ठीक है, और ये वीडियो थी इफ़को के लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।